हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो मुझे पता है आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये हो सकता है कि आप शायद क्वांटम केमिस्ट्री से बहुत डरते हैं, और दूसरा शायद कारण ये हो सकता है कि आप शायद क्वांटम केमिस्ट्री से बहुत प्यार करते हैं, और यही एक रीज़न हुआ होगा कि आप देखना चाहते थे कि मैं इस वीडियो में क्या बोलने वाला हूँ। पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं कोई क्वांटम केमिस्ट्री की सीरीज़ अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, शायद आने वाले वक्त में मैं क्वांटम केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ने का अप्रोच कैसा होना चाहिए। जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें क्वांटम केमिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री का डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। और क्वांटम केमिस्ट्री को अगर आप समझते हो तो ऐसा कहा जाता है कि क्वांटम केमिस्ट्री को समझना, फिलहाल क्वांटम केमिस्ट्री सबसे टफ ब्रांचेस में से एक है। तो देखो, क्वांटम केमिस्ट्री बेसिकली है क्या। क्वांटम केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की, मैं आई वोंट इवन से केमिस्ट्री की ब्रांच है, वो एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, जो भी हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उनको जब केमिकल दुनिया पे लगाया जाता है, केमिकल वर्ल्ड में लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, जब हम उसको मैथमेटिकल भाषा में जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करना है फिजिक्स के फिनोमिनॉन्स की मदद से, और उसकी जो लैंग्वेज होगी वो मैथमेटिकल होगी। हम उसको क्वांटम केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में, कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास जो अलग अलग मॉडल्स आए हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, कहाँ होगा, कितनी एनर्जी के साथ होगा, किस वेलोसिटी के साथ घूम रहा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी है, समझने की कोशिश करते हैं ना। इसके अंदर बहुत सारा फिजिक्स इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो फिजिक्स है, कि आप इलेक्ट्रॉन की पढ़ाई कर रहे हो, और उसको जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। मैं नहीं कहूँगा कि फिजिक्स बहुत एडवांस लेवल का होता है। फिजिक्स जो होता है वो बेसिक लेवल का, अगर आपको फिजिक्स आता है, अगर 12th स्टैंडर्ड तक का भी आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और चार्जेस के बारे में पता है, तो उतना फिजिक्स बहुत काफ़ी होता है। आपको कोई एडवांस लेवल का फिजिक्स नहीं पढ़ना। लेकिन जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का मैथमेटिक्स है, क्योंकि यहाँ पर जो हम चीज़ एक्सप्रेस करने वाले हैं, जो हम डेरिवेशन निकालने वाले हैं, जो हम प्रूफ करने वाले हैं, उसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। तो क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ने के दो अप्रोच होते हैं। एक होता है फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सिर्फ आप उसको समझते हो वो क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, किधर से निकला, क्यों निकला। दूसरा होता है प्रूफ करते हो कि अगर वो निकला है तो वो कैसे निकला है, कैसे उसको डिराइव किया है, क्या उसको सब्स्टिट्यूट किया है। तो क्वांटम केमिस्ट्री को दो फील्ड में क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, जिसको हम कहते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन। दूसरा होता है उसका मैथमेटिकल पार्ट। देखो, अब मैं मैथमेटिकल पार्ट के बारे में ये कह सकता हूँ कि मैथमेटिकल पार्ट में उन्हीं लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं लेना चाहिए, पर ज़्यादातर उन लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए जिनको आगे जाके रिसर्च करने में क्वांटम में इंटरेस्ट है, कि ये चीज़ क्यों आई, कौन सा इक्वेशन यूज़ किया, कहाँ से उस इक्वेशन को निकाला, उस इक्वेशन को कैसे प्लॉट किया। फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो है, फिजिक्स का जो इंटरप्रिटेशन है, वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट कि आपने वो इक्वेशन डिराइव कैसे किया, कहाँ से किया। आई एम कंसर्न अबाउट कि वो इक्वेशन मुझसे क्या कह रहा है, उससे मैं क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ, मैं उससे क्या इमेज बना सकता हूँ इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने दिमाग में, मैं उससे क्या मदद ले सकता हूँ ये समझने में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर किस तरीके से घूम रहा होगा। ठीक है, हेंस स्टडिंग बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बिफोर स्टडिंग क्वांटम केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप अगर क्वांटम केमिस्ट्री की दुनिया में जाना चाहते हो तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स नहीं, मैं कहूँगा बहुत सारा मैथमेटिक्स और थोड़ा बहुत फिजिक्स आपको आना चाहिए। देखिए, क्वांटम केमिस्ट्री को बिना मैथमेटिक्स के पढ़ाना इज जस्ट लाइक कि एक बच्चे को ये कहना कि आप स्क्रू ड्राइवर से किसी दीवार में छेद कर दीजिए। तो टीचिंग क्वांटम केमिस्ट्री विदाउट अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज जस्ट लाइक आस्किंग अ स्टूडेंट टू डिग अ फाउंडेशन विदाउट अ स्क्रू ड्राइवर। आप नहीं कर सकते हो। तो कुछ स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर क्वांटम का ना स्क्रॉडिंजर इक्वेशन बता दो सर, भाई हमें ना बाकी नहीं जानना सर, समझने की कोशिश कीजिए, ये इतना आसान नहीं है। आपको अगर आज मैं कोई चीज़ पढ़ा भी दूंगा, अगर मैं उसके पीछे का बेसिक्स नहीं बताऊंगा, आज से 2 साल के बाद आपको फिर उस चीज़ में तकलीफ होने लगेगी। तो मैं ऐसा मानता हूं, या मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि कोई भी बीमारी को जड़ से मिटाना चाहिए, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से दवाई लेके उसको दफना देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, जो हम यूजुअली करते हैं। एग्जाम आएगा, एग्जाम से 1 महीने पहले हम वीडियोस देखना स्टार्ट करते हैं ताकि हम उतना पढ़ लें जितना एग्जाम में पास होने की हमको जरूरत है। बट दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको क्वांटम केमिस्ट्री सच में समझना है, और इसमें मैं CSIR नेट लेवल तक का जो पूरा पैटर्न है इंडिया में जो सबसे टफ एग्जाम होता है उससे रिलेटेड बताने वाला। ओवरऑल मैं यहाँ पे इन जनरल बताने वाला हूँ कि क्वांटम केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड के साथ। देखिए, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ। अब भाई कौन से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूज करने, सबसे पहले स्टार्ट कर दीजिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़िएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है,
पोलर कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या होता है, हम कैसे कार्टेशियन को पोलर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ऑर्बिटल्स के बारे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो वो कार्टेशियन ग्राफ पे नहीं होता है, वो पोलर ग्राफ पे होता है, ठीक है। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंड उनके ग्राफ्स में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। आपका साइन थीटा का ग्राफ कैसे दिखता है, कॉस थीटा का ग्राफ कैसे दिखता है, माइनस साइन थीटा कैसे दिखता है, टेन थीटा कैसे दिखता है, बिकॉज बिना उसकी पढ़ाई किए आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको क्वांटम केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी तो इट्स रियली वेरी टफ। देखो, इट्स जस्ट लाइक कि आपके सामने एक आदमी आके कुछ बोलने लगता है, आपको ये तो समझ में आ रहा है कि वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ कहना चाह रहा है, क्योंकि आवाज़ आ रही है, पर आप उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे हो। कल को अगर एक अफ्रीकन लैंग्वेज में आके कोई बंदा आपके सामने बोले, आप ये समझ सकते हो कि बोल रहा है, पर वो क्या बोल रहा है ये समझने के लिए आपको उसकी भाषा आनी पड़ेगी। सेम क्वांटम केमिस्ट्री के साथ है। आप जब क्वांटम केमिस्ट्री के डेरिवेशन करोगे आपको समझ में आएगा हम कुछ तो डिराइव कर रहे हैं, पर हम क्या डिराइव कर रहे हैं अगर ये समझना है तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। प्लीज़ इस चीज़ को गौर से सुनिएगा। इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन का पता होना चाहिए, भाई डेरिवेटिव क्या होता है, कौन से इक्वेशन, कौन से फॉर्मूले होते हैं, बेसिक डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शंस आपको आने चाहिए, फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसके बिना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे हायर ऑर्डर काइनेटिक्स। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप इन्हीं चीज़ों के साथ डील करोगे। या ऊपर का चीज़ आपका सिर्फ बेस बनाएगा और ये चीज़ को आप यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद में फंक्शंस, आपके जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमने ये 11th-12th स्टैंडर्ड में फंक्शंस का पहला टॉपिक पढ़ा है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम सॉल्व करते समय बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं, उनकी रूट्स निकालना, उनका स्क्वायर रूट्स निकालना, ये बहुत टफ होता है। मैं जब खुद मास्टर्स में था, मैं इस चीज़ से स्ट्रगल करता था कि यार इक्वेशन तो दे दिया है, रूट्स भी बता दिए हैं, अब उसको सॉल्व कैसे किया जाए और उसका मीनिंग क्या होता है ये समझना। फिर बेसिक अलजेब्रा, आपको बेसिक अलजेब्रा आना चाहिए। ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है आपको पाइथागोरस थ्योरम 30, 60, 90, 45, 45 वो सब नहीं पढ़ना है। आपको बेसिक अलजेब्रा आना चाहिए कि कैसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे इक्वेशंस को लीनियर बनाते हैं, कैसे उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, हम उसको कैसे टैकल करेंगे, तो बेसिक अलजेब्रा आना चाहिए। इसके आगे अगर मैं कहूँ तो थोड़ा एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स आना चाहिए। ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो हमको 12th स्टैंडर्ड तक भी पढ़ाया जाता है। आप किसी भी 12th स्टैंडर्ड की बुक निकाल के अगर आप ये पढ़ लोगे तो आप इससे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मैं थोड़ी एडवांस लेवल के मैथमेटिक्स की बात करूँ, क्योंकि जब आप सॉल्व करने लगोगे मैथमेटिक्स को, आगे क्वांटम को, इक्वेशंस को, डेरिवेशंस को, तो आपको हर्मिट पॉलिनोमियल क्या होता है, लेग्यूरे पॉलिनोमियल क्या होता है, लेग्रांडे पॉलिनोमियल क्या होता है, लैप्लाशियन ऑपरेटर क्या होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, लीनियर फंक्शन, हर्मिशियन फंक्शन या लीनियर फंक्शन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगी। अब ये थोड़ा बीएससी लेवल का हो गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप यूट्यूब के थ्रू या गूगल के थ्रू, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं अच्छी जहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। हर चीज़ के लिए आपको एक इंसान की ज़रूरत है ऐसा नहीं है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सर्च कर लीजिए, एक बुक बनाइए जिसमें आप सिर्फ इन चीज़ों के बारे में, जैसे एक बुक बनाइए जिसमें आप 5-10 पेजों में मैट्राइसेस के बारे में लिख लो, एक बुक बनाइए जिसमें आप सारा लॉगरिथमिक का फॉर्मूला लिख लो एक पेपर पे, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ लिख लो, एसोसिएटिव क्या होती है, कम्यूटेटिव क्या होती है। शायद यही एक रीज़न था कि जब भी क्वांटम की पढ़ाई स्टार्ट करनी हो तो उसको मैथमेटिक्स के साथ स्टार्ट किया जाता है। और यही मेरी कोशिश है कि मैं अपने चैनल पे जब क्वांटम स्टार्ट करूंगा, आई वुड ट्राई दैट मैं मैथमेटिकल वैल्यूज़ के साथ या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ स्टार्ट करूं, तब जाके हम मेन क्वांटम पे आएंगे और तब आपको वो समझ में आएगा कि क्वांटम कहना क्या चाह रहा है। समझ में आया? अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला है फिजिक्स। अब देखिए फिजिक्स हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स की हमें यहाँ पे ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स तो नॉर्मल हमें आता ही है। थोड़ा बहुत वेक्टर्स आना चाहिए, मैंने वेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। थोड़ा सर्कुलर मोशन आना चाहिए, नॉर्मल, ज़्यादा एडवांस लेवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रोटेशनल मोशन आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन रोटेशनल या सर्कुलर मोशन वहाँ पे परफॉर्म करेगा, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा वेव मैकेनिक्स आना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वेव मोशन, स्टेशनरी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी पे ज़्यादा फोकस करना। आई हैव सीन स्टूडेंट जिनको फिजिक्स का वेव मोशन, स्टेशनरी वेव की कुछ नॉलेज नहीं होती है और वो क्वांटम पढ़ने चलते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास गन है पर गन के अंदर बुलेट नहीं है और आप दुश्मन से लड़ाई करने जा रहे हो। आपको स्टेशनरी वेव नहीं पता है, आपको वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी नहीं पता है, आपको वेव मोशन के बारे में नहीं पता है और आप लड़ने जा रहे हो। देखो भाई, मेरा मतलब ये नहीं है कि सर हमें तो वेव स्टेशनरी वेव आता है, इसी को स्टेशनरी वेव कहते हैं, हाँ, जिसमें नोड एंटी नोड होता है। नहीं, थोड़ा डिटेल, थोड़ा और डिटेल।
थोड़ा और अच्छे से। नोड एंटी नोड क्या होता है, वेव्स कैसे बनती हैं, कहाँ से बनती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके अंदर आप अगर बोलो हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक क्या होता है, सेकंड हार्मोनिक क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये थोड़ी सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा फिजिक्स से पढ़नी पड़ेंगी। रोटेशनल सर्कुलर और वेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, रोटेशनल सर्कुलर पे नहीं देंगे तो भी चलेगा, पर थोड़ा वेक्टर्स पे ध्यान देना, क्योंकि वेक्टर्स के आने वाली चीज़ों में हमें मदद करेगा। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी, स्पेशली वेक्टर्स की प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज वेक्टर्स के बारे में, थोड़ा इलेक्ट्रॉन फोटोन के बारे में बेसिक नॉलेज रखना। ये फोटोन के बारे में जरा पढ़ लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने स्टूडेंट्स को देखा, जब मैं उनसे कहता हूँ बताओ फोटोन क्या है, तो वो कहते हैं लाइट का पार्टिकल है। तो कैसे आता है वो झप 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 करके आता है वो, नहीं 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 नहीं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। फोटोन के बारे में थोड़ा गूगल करो, थोड़ा यूट्यूब पे बैठो, देखो ये आपकी जर्नी है जो आपको पूरी करनी है, तो आपको थोड़ा टाइम्स बिताना पड़ेगा। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, एक जगह पे आपको सारा सामान नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट लाइक अ सुपर मार्केट। आपको खाना बनाना है तो आपको अलग अलग मसाले खुद से जमा करने पड़ेंगे, तब जाके आपका मसाला पूरा अच्छा सब्जी बनेगा। तो थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। एक चैनल पे मैथमेटिक्स भी हो क्वांटम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स भी क्वांटम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा मिलना मुश्किल है। और शायद यही एक रीज़न होता है कि जल्दी कोई क्वांटम पढ़ाना स्टार्ट नहीं करता है, और इवन कोई करता भी है तो वो उतने लेवल पे नहीं जाता है, वो सिर्फ उतना पढ़ाता है जितना बुक्स में लिखा होता है। ठीक है, तो अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ना है, आपको ये थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि आइंस्टाइन का ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में काफ़ी मदद मिली थी हमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आई हैव सीन पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड दे रियली वांट टू अंडरस्टैंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको थोड़ा वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्सवेल की थियोरीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली होती क्या है, आप ना ज़्यादातर ना थियोरी मत पढ़ा करो, ज़्यादातर ना इमेजेस देखा करो। आप गूगल पे जाते हो ना, गूगल पे, तो गूगल पे ना इमेजेस होती हैं। इमेजेस विल ऑलवेज हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। या GIF, जो GIF पिक्स होती है ना, जिसमें मोशन दिखाया जाता है, ये बड़े बड़े फॉरेन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं या जो यूनिवर्सिटी की IT सेल्स होती हैं, वो ये सब GIF और इमेजेस बनाती हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम थ्योरी पढ़ने लग जाते हैं, थ्योरी से हम वो इमेजिन नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं आपको कहूँगा सर्कुलर पोलराइज लाइट क्या होती है, सर्कुलर पोलराइज लाइट, तो आप क्या करोगे, उसका थ्योरी पढ़ोगे, नहीं 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 नहीं, एक काम करो, इसका एक इमेज निकाल लो, गूगल पे जाके टाइप करो सर्कुलर पोलराइज लाइट, गूगल पे जाओ, इमेज पे टिक करो, वहाँ पे जाके GIF डाल दो, तो सर्कुलर पोलराइज लाइट के आगे GIF डाल देना, देखो आपको उसका GIF मिल जाएगा। वो आपको मदद करेगा समझने में कि क्या है। विजुअलाइजेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ लिया है, आपकी तैयारी हो गई है, अब हम चलते हैं क्वांटम कैसे पढ़ा जाए। देखिए, डायरेक्ट क्वांटम पे जंप नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स को यूजुअली लगता है कि सर हमको तो हो गया पढ़ाई करके, चलो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन स्टार्ट कर दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप स्क्रॉडिंजर इक्वेशन से शुरुआत नहीं करेंगे। आपकी शुरुआत कहाँ से होगी, आप ओल्ड एटॉमिक थियोरी से पढ़ेंगे। देखिए, कोई चीज़ अगर आज आई है तो वो क्यों आई थी, क्या ज़रूरत थी, किसने लाया, वो क्या कंडीशन या क्या सर्कमस्टांसेस थी जिसकी वजह से वो थियोरी को लाना पड़ा। मैं नहीं कहता हूँ एकदम डिटेल में साइंटिस्ट बन जाओ, पर थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर से आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो क्वांटम को समझना आसान हो जाएगा। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी थी ये, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, जे थॉमसन सर के थ्रू किया गया था, और भी बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। नाम जे थॉमसन सर का आता है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसको मैंने नीचे लिखा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हुआ था, और यहीं से एक्सरे डिस्कवरी में मदद मिली थी, यहीं से हमें KLMN शेल के बारे में पता चला था। ये आगे जब कंटिन्यू होते गई थी, तो ये यहीं से इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ मिली थी, यहीं पे आर्य मिलिकन का एक्सपेरिमेंट आया था, यहीं से चार्जेस के बारे में पता चला था। तो सोचो कितनी बड़ी डिस्कवरी थी ये। यूजुअली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। स्टूडेंट्स को पता है हाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, पर कैसे किया, कैसे उन्होंने कंक्लूजन पे पहुंचा कि वो इलेक्ट्रॉन है। आप सोचिए, जब वहाँ किसको कुछ नहीं पता था एटम के बारे में, उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में इमेजिनेशन कैसे किया, कैसे पता किया। थोड़ा सर्च कीजिए, थोड़ा गूगल पे जाइए, थोड़ा डिस्कवरी पे जाइए, थोड़ा नेशनल यहाँ वहाँ चैनल्स पे सर्च कीजिए, वेबसाइट्स पे जाइए, थोड़ा मूवीज़ देखिए, आपको पता चलेगा। उसके बाद कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, जहाँ प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लॉर्ड चैडविक ने जो किया था, कैसे किया था। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बेक्वेरेल, इन्होंने कैसे किया था, कैसे उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में। आप मूवी देखिए, आपको मैं एक मूवी सजेस्ट करता हूँ, मूवी का नाम है MC², E=MC², यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगी, जरा इसको जाके देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पता चलेंगी। ठीक है, आप मसाला जमा कर रहे हो, याद रखिए आप मसाला जमा कर रहे हो क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। फिर जे थॉमसन का मॉडल पढ़िए, मॉडल फेल क्यों हुआ, क्या रीजन था मॉडल के फेल होने का। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़िए, क्या आया रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, क्यों रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। भाई रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट इतना प्यारा था तो उसके फेल होने का रीजन क्या था, किसने उसको फेल करवाया, क्यों करवाया, क्या थियोरी दिया। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी उसमें क्या काम कर रोल प्ले करने के लिए आई थी उसको फ्लॉप कराने के लिए।
फिर आएंगे हम बोहर्स मॉडल पे। बोहर्स मॉडल क्यों आया? देखिए बोहर्स मॉडल क्या है ये हम सबको पता है भाई, एक न्यूक्लियस होता है, उसमें एटम गोल गोल घूमते हैं, ये तो 10वीं के बच्चे को भी पढ़ाया जाता है, ये तो 9वीं के बच्चे को भी पढ़ाया जाता है। पर वो मॉडल क्यों आया, किस सिचुएशन में लाया गया, उसमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, उसके पोस्टुलेट क्या थे, उन्होंने ऐसा ही क्यों सोचा, उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, उससे आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, ये जरूरी है। जब आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी, इसके बाद चलते हैं रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक ऐसा इंपॉर्टेंट लाइफ का एक्सपेरिमेंट है जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया था। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। आप अगर मेरे ईएसआर की थियोरी को देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यूजुअली लोगों ने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि लोग समझ नहीं पाए कि मैं वो क्यों बनाना चाह रहा हूँ। पर हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा को पढ़े बिना आप एटम को तोड़ नहीं पाओगे। ये हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ही था जिसने बोहर्स मॉडल की कमर तोड़ दी थी, क्योंकि इसने शेल सब शेल के बारे में पता किया था। और यही था जहां से हमारे पास के एल एम के बारे में आ गया था, एम के बारे में नाम लिखने आ गए थे। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम पे भले ही अगर आपको 4 दिन भी बिताना पड़े, 4 दिन बिताओ, वो वर्थ है, वो आपको आने वाले टाइम में बहुत मदद करेगा। लाइमन सीरीज क्या होती है, बाल्मर सीरीज क्या होती है, पास्ट चेन ब्रैकेट, पी फंड, उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करो, ताकि आपको हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम आपकी उंगलियों पे नाचे। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में थोड़ा पढ़ना। अभी आउट ऑफ द सिलेबस ये केमिस्ट्री के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरा इसके बारे में पढ़ना। इसको कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी, तो ये वर्ड आपने शायद ना भी सुना हो, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी। इसके बारे में जरा गूगल सर्च करना, देखना। ये मत पढ़ो वो क्या है, वो पढ़ो उसमें क्या किया गया था, वो क्यों फ्लॉप हुआ था और उसके पीछे का रीजन क्या था। ये देखो आपकी गलती, आप ये पढ़ते हो कि बोहर्स मॉडल क्या है, वो तो 2 मिनट में पढ़ाया जा सकता है, पर उसके पीछे के रीजंस को सर्च करो, ठीक है। उसके बाद में चले जाओ इनिशियल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऑब्जर्वेशंस क्या थे। अब ये आपका हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम से डील करता है। फिर ओरिजिन ऑफ शेल, सब शेल कहाँ से आया, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम से। तो आप सोचिए हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम कितना इंपॉर्टेंट है और लोग उसको कितने हल्के में लेते हैं। अरे 11वीं में पढ़ा था ये बोल के छोड़ देते हैं, क्योंकि 11वीं में टीचर ने याद दिलाया था लाल बहादुर शास्त्री पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पी फंड। सर एक कहीं से भी एक पे आएगा तो लाइमन, कहीं से भी 2 पे आएगा तो बाल्मर। नहीं 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 नहीं, थोड़ा टाइम स्पेंड करो इसके पीछे, थोड़ा इसको समझो, इसके पीछे की फिजिक्स को समझो। और ये आपको मेरे चैनल पे ईएसआर के वीडियोज़ में आपको ये मिलेगा। ईएसआर के वीडियोस आप अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टाइप करोगे तो, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद जब आप हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हो, तब आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, तब आपके दिमाग में ना अपने आप क्वांटम आ जाएगी। जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे, जब आप ये सब चीजें पढ़ लोगे, तब आपको अपने आप लगने लगेगा कि मेरा बोहर का मॉडल रॉन्ग है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर आप चलोगे पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी पे। ये आपका कनेक्टिंग लिंक है, याद रखना। यूजुअली बच्चे मुझसे पूछते हैं सर वो क्या है जो क्लासिकल मैकेनिक्स को, क्लासिकल फिजिक्स को और अगर क्वांटम फिजिक्स को जोड़ता है, क्वांटम फिजिक्स को। तो मैं ऐसा मानता हूं, ये मेरा मानना है कि एक जो ब्रिज इन दोनों के बीच में कनेक्ट करता है वो है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। और इसके पीछे बहुत साल लगे थे, बहुत लोगों ने योगदान दिया था, काफ़ी लोगों की लड़ाई झगड़े हुए थे इसके ऊपर। तो आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। इसके ऊपर आप अपने 2-3 दिन दो, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा गूगल पे जाओ, थोड़े लेक्चर सुनो बड़े बड़े प्रोफेसर्स के, MIT के, ऑक्सफोर्ड के, कैम्ब्रिज के, कैलिफोर्निया के, जो बड़े 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 प्रोफेसर हैं इंडिया के, IITians के जो लेक्चर्स हैं उनको सुनो। बोरिंग होते हैं, आई एग्री, बट ये सब चीज़ें आपको मदद करेगा। आपको क्या चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट ही करना है तो जाके कपिल शर्मा का शो देख लीजिएगा, ठीक है। आपको कंटेंट चाहिए और कंटेंटफुल चीज़ें हमेशा बोरिंग होती हैं, याद रखिएगा। फिर आइंस्टाइन के ऑब्जर्वेशन पे आइएगा, फोटोन थियरी को पढ़िएगा। भाई फोटोन क्यों आया, कहाँ से आया, क्या जरूरत पड़ी लाइट को फोटोन के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की, क्वांटाइजेशन क्या था, थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़िए। फिर लाइट एज अ पार्टिकल ये पढ़िए, तो यहाँ पे तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी आ जाएगी। ये सारा मॉडर्न फिजिक्स में आता है, ये सबको कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद आप यही डी ब्रॉगली थ्योरी पे। डी ब्रॉगली ने मैटर को एज अ वेव कैसे माना। अब देखो यहाँ पे ना बहुत लोगों को मैं पूछता हूँ व्हाट इज मैटर वेव, तो वो बोलते हैं वेव मैटर है ना वेव की तरह चाहता है। नहीं 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 नहीं, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, पता करिए मैटर वेव के अंदर वेवी क्या है, वो क्या है जो वेव है। मैटर वेव कैसे हो सकता है, आपको तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो मैं वेव कैसे हो सकता हूँ, जरा थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा फिजिक्स पढ़िए। फिर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने की कोशिश कीजिए। हेजनबर्ग ने ऐसा क्यों कहा, वो क्या था। एक बहुत फेमस कोट आया था उस समय, आइंस्टाइन ने कहा था कि गॉड नेवर प्लेज डाइस। ये बहुत बड़ा कोट था उस समय। इस कोट के पीछे का रीजन क्या था, क्यों ऐसा कहा गया था, क्यों लड़ाई हो गई थी उस समय। नीड फॉर प्रोबेबिलिस्टिक थियरी, क्या जरूरत थी प्रोबेबिलिटी को इसमें घुसाने की। हाँ, अब देखो यहाँ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स घुस जाता है, तो ये लिंक है, स्टैटिस्टिकल घुस जाएगा। फिर इंट्रोडक्शन टू क्वांटम, अब जाके क्वांटम का इंट्रोडक्शन आता है। अब आप सोचिए
यूजुअली जब बच्चा 11-12 पढ़ता है, वैसे भी वहाँ कहाँ हम पढ़ाई करते हैं, बीएससी में तो वैसे पढ़ाई नहीं होती, सडनली एमएससी में आके क्वांटम की इंट्रोडक्शन कर दी जाती है और टीचर्स हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, अब उनका एक्सपेक्टेशन भी जायज़ है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पीछे का सब पढ़ के आएंगे, पर उन्हें क्या पता, हमें ये सब नहीं पता है। हम तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टेड रहे थे, हमें तो सिर्फ रिएक्शन, हमको लगता था क्वांटम मतलब केमिस्ट्री जहाँ रिएक्शन दिखेंगे, जहाँ A+B गिव्स यू C+D दिखेगा। नहीं, ये तो पूरा मैथमेटिक्स और फिजिक्स है। आप थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए इन सब चीज़ों के पीछे, फिर क्वांटम पे हाथ डालिएगा। तो अब आप बताइए, अगर मुझे क्वांटम पढ़ाना हो तो कम से कम 50 वीडियो तो मुझे यही बताने पड़ेंगे कि ये फिजिक्स क्या थी, ये मैथमेटिक्स क्या था, तब मैं बताऊंगा कि क्वांटम की ज़रूरत क्या पड़ी थी। अब आप पे है, आप क्या पढ़ना चाहते हो, आप कैसे पढ़ना चाहते हो, आप आयुर्वेदिक उपचार करना चाहते हो कि एलोपैथिक उपचार करना चाहते हो। एलोपैथिक मतलब अभी टेम्परेरी, आप बता दो, क्वांटम के इक्वेशंस बता दो। आयुर्वेदिक मतलब जड़ से मिटाना चाहते हो। फिर उसके बाद क्वांटम का इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आप चलोगे वेव इक्वेशन पे। भाई मैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेव इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। यूजुअली लोगों को वेव इक्वेशन मतलब स्क्रोडिंजर इक्वेशन लगता है, नहीं। वेव इक्वेशन होता क्या है, हम वाई वी स्टडी वेव इक्वेशन, हमने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये a sin ओमेगा t का इक्वेशन हमें क्या बताता है, y a पे कैसे डिपेंड करती है, ओमेगा t पे कैसे डिपेंड करती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बहुत कम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे जिनको शायद ये सब चीज़ें समझती होंगी। तो आपको अभी से लग जाना है इनके पीछे, तब जाके कहीं आपको 6-7 महीने में क्वांटम समझ में आएगी। उसके बाद साई क्या होता है, जरूरत क्या थी साई की, वाई डू यू नीड टू इंट्रोड्यूस साई एंड वाई डू यू नीड अ साई स्क्वायर, आपको साई स्क्वायर क्यों चाहिए था। उसके बाद आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक डायफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट। अरे वेव का डायफ्रैक्शन सुना था, लाइट का डायफ्रैक्शन सुना था, इलेक्ट्रॉन का भी डायफ्रैक्शन करवाया था। जी हाँ, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था। उसको कभी कभी हम ये एक्सपेरिमेंट की सीरीज में स्क्रोडिंजर कैट एक्सपेरिमेंट भी आता है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आप पढ़ोगे। उसके बाद में आप क्वांटम ऑपरेटर, अब मैथमेटिक्स स्टार्ट होगी। देखो यहाँ तक आप समझोगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी। जब आपको पिक्चर क्लियर लगने लगेगी कि हाँ अब क्वांटम की ज़रूरत क्या थी, तब आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा। अब आप यूज करोगे मैथमेटिक्स का हथियार और चीज़ों को प्रूफ करने की कोशिश करोगे। स्टार्ट करोगे क्वांटम ऑपरेटर के साथ, पोजीशन का, काइनेटिक एनर्जी का, मोमेंटम का, पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर पढ़ोगे। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर डिराइव करोगे, पहला पोस्टुलेट, दूसरा पोस्टुलेट, तीसरा पोस्टुलेट, चौथा पोस्टुलेट पढ़ोगे। अब यहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री दूर दूर तक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब समझने के लिए अब पोस्टुलेट 1 क्यों आया, आपको बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा। पोस्टुलेट 2 क्यों आया, बैकग्राउंड पढ़ो। बिना बैकग्राउंड पढ़े आप अगर पोस्टुलेट्स पे जंप करोगे, मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, आपको ये तो समझ जाएगा कि वो कुछ कहना चाह रहा है, पर वो क्या कहना चाह रहा है आप ये कभी नहीं समझ पाएंगे। तो आप पोस्टुलेट्स पढ़ोगे। पोस्टुलेट में पहले पोस्टुलेट में वेव फंक्शन बताया जाता है, दूसरे में ऑपरेटर की बात की जाती है, तीसरे में आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू, आइगन ऑपरेटर की बात की जाती है, चौथे इक्वेशन में कहीं जाके स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट या टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन निकलता है। अब देखो बच्चे, मुझसे यही एक मैसेज मेरे पास आया था, सर एक लेक्चर में समझा दो स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या होता है। देखिए बच्चा, मैं समझा दूंगा, मैं बता भी दूंगा, पर मैं सिर्फ लिखूंगा, उसके पीछे की कहानियाँ, वो कहाँ आया, उसका मीनिंग मैं नहीं बता पाऊंगा। इट्स जस्ट लाइक कि मैं आपसे कहता हूँ कि उर्दू लिख के बताओ, उर्दू की बुक मैं ले लूँगा और वहाँ कैसा लिखा है वो मैं बता भी दूंगा, पर मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि उसमें लिखा क्या है, उसमें समझाया क्या कहा गया। क्योंकि छापना, देख के लिखना इज़ अ डिफरेंट थिंग और समझना इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये सब पढ़ने के बाद आपको चलना है यहाँ पे 1 डायमेंशनल बॉक्स पे जाना है। अब ये इसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स शुरू हो जाती है और आप केमिस्ट्री की दुनिया में एंट्री मार चुके हो। तो फर्स्ट 1 डायमेंशनल बॉक्स, उसके बहुत लंबे चौड़े डेरिवेशन, 3D बॉक्स, उसके बहुत लंबे चौड़े डेरिवेशन। उसके बाद में रोटेशनल मोशन में क्वांटम केमिस्ट्री कैसे घुसती है, RTF इक्वेशन, और यहीं से आपका ऑर्बिटल का फंडा निकलेगा। RTF इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, अभी R और T, R मतलब रेडियस, T मतलब थीटा, F मतलब फाई, ये रेडियस, एंगल थीटा, एंगल फाई, इनके इक्वेशन सॉल्व करोगे। अब ये इक्वेशंस क्या हैं, क्यों आए, इसी को समझने में आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पोलर कोऑर्डिनेट्स की क्या, रोटेशनल मोशन, और इसमें रोटेशनल मोशन की ज़रूरत पड़ेगी। शायद यही रीज़न था कि पहले ही आप हथियार तैयार कर लो, यहाँ आने के बाद आप औंधे मुँह गिर ना जाओ। समझ में आया। इसके बाद आप वेरिएशन, अब ये हायर ऑर्डर है, वेरिएशन थ्योरम, 3 पार्टिकल सिस्टम एंड द लिस्ट गोज ऑन। फिर हक्कल मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी आएगा, फिर उसके बाद में कॉन्जुगेटेड सिस्टम आएगा, फिर उसके बाद में वेरिएशन थियरम आ जाएंगे, फिर उसके बाद में दुनिया भर के अलग अलग थियरम आ जाएंगे, फिर कहानी टफ हो जाएगी। तो आगे जाके लड़ना है, आपको पता है कि हमें आगे जाके इतनी मेहनत करनी है, तो शुरुआत आज से यहीं से कर दो, यहीं से कर दो। कोऑर्डिनेशन सिस्टम और इनके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये बिल्डिंगें जब आप सजा लोगे,
उसके बाद जब आप पिक्चर बनाओगे वो पिक्चर बहुत खूबसूरत बनेगी क्वांटम की। अब ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, ये जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई क्वांटम केमिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई साइंटिस्ट हूँ, ना ही मैंने क्वांटम केमिस्ट्री में पीएचडी की है। बस मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी मेरे मास्टर्स के समय कि मैं थोड़ी क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ सकूँ। मेरे एक प्रोफेसर्स ने मेरी इसमें बहुत मदद करी थी। उस समय मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी थी और काफ़ी बुक्स पढ़ने के बाद मैं यही कंक्लूजन पे आया था कि अगर क्वांटम समझनी है तो भैया पीछे चलना पड़ेगा। पिक्चरें देखते हो ना, अगर आज की कहानी समझनी है प्रेजेंट डे की तो पास्ट में तो जाना पड़ता है। आजकल मैं मूवीज़ बड़ी देख रहा हूँ, आजकल हम सब क्वारंटाइन के टाइम पे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्वारंटाइन चल रहा है, तो अगर आपको क्वांटम समझना है ये इस लेवल का तो पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। सर कहाँ से पढ़ाई करें, बुक्स बता दीजिए। तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपको पढ़ना है लोअर लेवल तक का, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके बाद हमारा क्वांटम और फिजिक्स स्टार्ट होता है ना मेन। तो आपको अगर लोअर लेवल तक पढ़ना है तो एनसीईआरटी, के.एस. वर्मा, ओपी टंडन आर द बेस्ट बुक फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी, के.एस. वर्मा, ओपी टंडन। हायर लेवल पढ़ना है तो आर.के. प्रसाद, डोनाल्ड मैक्वेरी, ईरा लेवाइन, ये 3 बुक्स फेवरेट हैं। अब मैं कहूँगा जो मेरी फेवरेट है, जो मैं यूजुअली रेफर करता हूँ वो है आर.के. प्रसाद और ईरा लेवाइन। मैं मैक्वेरी की लैंग्वेज थोड़ी टफ है। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूँ, क्वांटम में आपको लैंग्वेज में फ़र्क दिखेगा क्योंकि मैथमेटिक्स है और अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं, अलग अलग नोटेशन देते हैं। तो नोटेशन देख के डरना मत, ठीक है, मतलब वही होता है, बस कहने का तरीका अलग अलग होता है। तो अलग अलग बुक्स में ना अलग अलग नोमेनक्लेचर, अलग अलग सिम्बॉल्स लिए हुए हैं, पर मतलब वही रहेगा। तो आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हो, आपको दूसरी बुक का नोमेनक्लेचर नहीं आता, दैट डज नॉट मीन कि आपको क्वांटम नहीं आएगी, आपको समझ में आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्वांटम पढ़ना चाहते हैं, जो क्वांटम की दुनिया में आना चाहते हैं, क्वांटम को फील करना चाहते हैं, वो आप अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं इस जर्नी को अपने चैनल पे कब स्टार्ट करूँगा, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा जब भी ये स्टार्ट करूँगा। आई होप सो कि मैं जल्दी स्टार्ट करूँ, क्योंकि अब तक मेरा भी पूरा पढ़कर नहीं हुआ है। और जब तक मैं खुद पूरा नहीं पढ़ लेता हूँ और जब तक मैं खुद उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बना लेता हूँ, तब तक किसी सीरीज़ को स्टार्ट करना मुझे लगता है नाइंसाफ़ी होगी। तो गाइज़ आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी, आप इसको पढ़ेंगे। मैं इसमें एग्जाम्स के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि एग्जाम्स में तो हम उतना ही पढ़ते हैं जितना पास होने के लिए ज़रूरत है। दिस इज़ समथिंग मोर देन एग्जाम्स। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी बातों से अगर आप सहमत हो, आपको मेरी बातें अगर अच्छी लगी, जो भी मैंने कहा आपको लगता है मैंने जेन्युइन बताया, तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है बॉस। तो जाते जाते प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।